Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohanur and I am your instructor at LRN for General Science and Ability. तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको. आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिज़िक्स एंड बैचलर्स इन डबल मैथ्स. तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि साइंस के फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ. तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैं आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से सिलेबस की डिवीजन हुई है, किस तरह से पोर्शन डिवाइड हैं, हमने कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं पेपर के लिहाज से, और उसके अलावा पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से उसकी नंबर की डिवीजन है, और फिर मैं बताऊंगी कि पेपर को अटैम्प्ट जो है वो आपने किस तरह से करना है. तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस से. सिलेबस में सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन होगा वो होगा फिज़िकल साइंस का. इसमें बेसिकली 5 पोर्शंस हैं: फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल, एनवायरनमेंट और फूड साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास होगा फिज़िकल साइंस, यानी कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. फिज़िकल साइंस, उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फूड साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में ये है कि इनके कुछ टॉपिक्स जो आपस में ओवरलैप करते हैं. तो हम जब फूड साइंस कवर करेंगे तो उसके लिहाज से हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस आधा हो जाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा इतना मुश्किल नहीं होता. फिज़िकल साइंस ऐसा पोर्शन है जिसमें से एक सवाल जो वो लाजमी आता है फिज़िकल साइंस से, क्योंकि ये सबसे लेंथी पोर्शन भी है और इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको एक एक करके अगर डिस्कस करूँ मैं, तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर है और दूसरा प्रोसेस ऑफ नेचर. इनके आगे बताया गया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी हम पढ़ेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूएंट और प्रोसेस ऑफ नेचर को अगर इकट्ठे हम देखें तो ये पूरा एस्ट्रोनॉमी का एक जो सब्जेक्ट है वो बनता है. तो एस्ट्रोनॉमी से एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है हमारे पास. तो एक पोर्शन इसका वो हो गया. दूसरा है नेचुरल हैजर्ड्स. हैजर्ड या डिज़ास्टर में से एक सवाल लाजमी आता है हमारे पास, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वो है जो आप यानी कि आपको नहीं छोड़ने चाहिए, इससे सवाल लाजमी आता है, तो आपका पेपर जो होगा वो काफ़ी हद तक अटैम्प्ट हो जाएगा. उसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो आजकल यानी कि जो लास्ट फ्यू पेपर्स उनमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली जो इनके रिसोर्सेज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल है. तो उसके लिहाज से क्योंकि एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान में चल रहा है, तो इस वजह से वो आपसे करंट सिनेरियो में रह के आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में किस तरह से है, कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के, हम किस तरह से उनको डेवलप कर सकते हैं. तो एनर्जी रिसोर्सेज एक हमारे पास हो गया. उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. इसमें 3 चीज़ें हैं: एक तो एटॉमिक का स्ट्रक्चर, दूसरा उसकी केमिकल बॉन्डिंग, वो किस तरह की बॉन्ड्स जो है वो बनाता है, उसके अलावा EM रेडिएशंस. इनमें केमिकल बॉन्डिंग जो है वो रिपीट होती है पेपर में मोस्टली, एटॉमिक स्ट्रक्चर. लेकिन ये कि जब तक आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे नहीं, आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको समझने में मुश्किल होगी. स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आसानी होगी कि उन्होंने FSC और DSc लेवल पर पढ़ लेते हैं. ये जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये है कि एटम्स को पढ़ना और उसको थोड़ा सा समझना आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. तो बेसिक लेवल पे एटम को समझना और उसका स्ट्रक्चर समझना पहले ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होगी या रिएक्शंस हो गए, आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, वो किस तरह से डेवलप होती है. ठीक है. और EM रेडिएशन जो है वो अल्टरनेटिव पेपर्स में आ जाता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. उसके बाद है केमिकल्स. केमिकल्स ये जो मॉडर्न मटेरियल्स है इनमें से भी लाजमी एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, वो आपसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स वगैरह, क्योंकि आजकल ये बहुत चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इन है टॉपिक्स में, तो इस वजह से उनमें से भी एक सवाल आ जाता है. तो फिज़िकल साइंस में ये होता है कि आपके एक तो होता है क्वेश्चंस बने होते हैं, फिर क्वेश्चन में फर्दर पार्ट्स होते हैं. तो मोस्टली होता ये है कि 2 क्वेश्चन या फिर 2.5 क्वेश्चन आपका सिर्फ फिजिकल साइंस से ही बन जाता है, और आपने करने ही यहाँ से 2 होते हैं. तो फिजिकल साइंस जब आप कवर करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक पेपर जो होता है वो कवर हो जाता है. उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में सेल स्ट्रक्चर जो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी अर्से से पेपर्स में नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे ज़रूर बेसिक लेवल में जो इसके क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर इतना लेंथी नहीं है, कुछ एक दो लेक्चर्स का ही टॉपिक है, तो वो हम कवर ज़रूर करेंगे. उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स. अच्छा, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है और नेक्स्ट जो फूड साइंस है
उसके ये जो बैलेंस डाइट है ये दोनों आपस में सेम है। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं फूड साइंस की और बायोलॉजिकल साइंस की। तो हम एक ही दफ़ा ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल साइंस का आपका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद प्लांट और एनिमल किंगडम। जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उसमें एनिमल किंगडम से और प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये इसका एक पार्ट ही मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो अगर आप एक पार्ट ना भी करें तो उसका कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये कि अगर तो आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी डायग्राम्स हैं हार्ट की, एयर की, ब्रेन की, किडनीज, ये इन सारी चीज़ों की जो डायग्राम्स होती हैं आपको बनाने में आसानी होगी, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो बायो से रिलेट नहीं करते उनको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि किस तरह से ब्रेन के कितने जो है वो पोर्शंस है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें से एज सच क्वेश्चन मोस्टली एक पार्ट का ही क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होगा, एक तो ये लेंथी बहुत है क्योंकि इसमें नाम से लिखा हुआ ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन उसमें हमारे पास फर्दर सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद हम अलग से जो ह्यूमन एयर, ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये लेंथी पोर्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं वही बात है कि एक तो आप नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं, दूसरा ये कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये पोर्शन आसान होगा, आप कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करें। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है डिजीज़। अच्छा, डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल साइंस में। जैसे फिजिकल साइंस तो ओवरऑल हमने सारा इंपॉर्टेंट पढ़ा है, उसमें से जैसे एक था कि हैजर्ड से एक सवाल लाजमी आता है, इसी तरह बायोलॉजिकल में जो पोर्शन है डिजीज़ वाला, उसमें से वो आपसे डिजीज़ ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल में। और बायोफ्यूल जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंस का जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज का, उसमें बायोफ्यूल जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से बायोलॉजिकल पोर्शन हम कवर करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट साइंसेज जो है वो 2016 के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा आने लग गया, क्योंकि इसमें पोल्यूशन हम देखते हैं, हम इसमें एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और सबसे ज़्यादा कि जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन की डिप्लीशन और पेरिस एग्रीमेंट, इन चीज़ों को आजकल ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज है। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो इन्वायरमेंटल पोर्शन इस वजह से हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से कुछ है जो कभी भी पेपर में नहीं है, जैसे इसमें हमने जो पढ़ना है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये पेपर में आ जाता है, लेकिन लैंड पोल्यूशन अभी तक पेपर में नहीं आया, तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद GIS, पॉपुलेशन प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग, ये भी पेपर्स में नहीं आते हैं। तो आपका एक इन्वायरमेंटल साइंस से जो पेपर मोस्टली रिपीट हो रहे हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फूड साइंस। फूड साइंस आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट कि इससे भी पूरा एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। फूड साइंस में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड में इस पर इम्पॉर्टेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, उसके अलावा फूड, नेक्स्ट में फूड प्रिजर्वेशन। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ना ये मोस्टली रिपीट होते हैं, एज सच उसमें ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं जाता फूड साइंस में। जो बेसिक क्वेश्चन जो आपने ऑलमोस्ट पढ़े होते हैं प्रिजर्वेशन के हवाले से, फूड की क्वालिटी के हवाले से, कि फूड ख़राब किस तरह से होती है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है किस तरह से, एंटीऑक्सीडेंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से पूरा एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। उसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस वजह से क्वेश्चन इसमें से वो लाजमी कोई ना कोई पूछ लेता है। वो आपसे बेसिक लेवल पे रह के इतना सब नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक है जो वो लाजमी पूछ लेता है, जिसमें एक फाइबर ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा सोशल मीडिया, उसके अलावा GPS सिस्टम, और एक दो सॉफ्टवेयर वो आपसे जो प्रेजेंट टाइम के होते हैं उनके बारे में कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास आधा ही एक सवाल बन जाता है। तो फूड साइंस, फिजिकल, इन्वायरमेंटल, फिजिकल साइंस हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है मैथ्स पोर्शन।
ये हो गया जनरल साइंस के 5, जिसमें से आपके पास जो पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगी उसमें बताऊंगी कितने सवाल आते हैं। ये जनरल साइंस के पोर्शन हो गए। और एबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें जो पहला पोर्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें जो होता है वो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। इतनी बेसिक नहीं होती वैसे ये, लेकिन ये है कि मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं इसमें, जिसमें आपके पास एक तो बेसिक हो गया जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, एचसीएफ, एलसीएम, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो हो जाता है आपके पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, इसमें एवरेज पूछ सकते हैं, रेशियो किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। उसके अलावा एंगल्स और ट्राइंगल्स में किस तरह से डिवीजन होती है कि वो आपसे अगर ट्राइंगल को दे दे उसमें कहेंगे पैथागोरस थ्योरम लगाएं या फिर एरिया फाइंड आउट करें, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा इक्वेशंस दे देते हैं और अलजेब्रा के क्वेश्चन जिसमें से आपके पास अगर कोई इक्वेशन दी होगी तो उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की फाइंड करनी है। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की तरफ आए तो लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि लॉजिक में हमें पता है कि एक तो होती है इंडक्टिव, दूसरी होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ आपको कंडीशंस देता है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चंस आपने इंडक्टिव में क्या करना होता है कि आपने पास्ट इवेंट से उनको देखते हुए उसके मुताबिक आंसर देना होता है। डिडक्शन में क्या होता है कि वो आपके पास आपको कुछ कंडीशंस देगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो अगर दे दे कि लोटस इज़ अ फ्लावर और दूसरी स्टेटमेंट आपको दे कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो दो आपके पास स्टेटमेंट होगी। आपने तीसरी जो होगी वो सिलेक्ट करनी है, किसको देखते हुए, इन दो स्टेटमेंट्स को देखते हुए। तो उसमें ऑप्शंस एक आपने इससे डिड्यूस क्या करेंगे, यानी कि आपके पास जो दिया उसको लॉजिक यूज़ करते हुए आप क्या यूज़ करेंगे कि अगर लोटस एक फ्लावर है और तमाम फ्लावर खूबसूरत होते हैं तो नीचे हमारे पास डिडक्शन क्या आएगी कि लोटस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक यूज़ करते हुए आपने उन स्टेटमेंट्स को देखना है और उसके मुताबिक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा उसको आपने आंसर करना है। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह से होती है, इसमें आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं वो क्लासिफिकेशन की टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह होती हैं कि आपसे पूछेगा कि अगर जो अकबर है वो इस सीट पे बैठा हुआ है और अगर आपके पास असद जो है वो इस सीट पे बैठा हुआ है, तो तीसरा जो रिजवान होगा वो उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट वो क्या बनेगी। तो इस तरह से वो आपको कंडीशंस देता है, अरेंजमेंट पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके देता है और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछता है। आपने उस क्वेश्चन का लॉजिकली आंसर देना होता है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं होता है, आपने बस एक स्केच बनाना होता है उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे होते हैं उनको एक एक करके आंसर करना होता है। ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। उसके अलावा कंपैरिजन वो आपसे करवा लेता है और ब्लड रिलेशन वगैरह पूछ लेता है। कंपैरिजन वो हाइट के हिसाब से भी दे सकता है। वो आपको ब्लड रिलेशन अगर वो पूछ सकते हैं कि अगर अहमद है उसकी जो मदर है उनके फादर के ब्रदर की सिस्टर आपकी क्या लगी, इस टाइप के ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा बेसिकली इसी तरह के कंपैरिजन कोडिंग और जो सीटिंग अरेंजमेंट टाइप, प्लेसमेंट किस तरह से होती है, सीक्वेंस किस तरह से चल रहा है, सीरीज़ किस तरह से चलती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। और लास्ट में था मेंटल एबिलिटी में तो आपसे कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि इंटेलिजेंस को किस तरह से वो मेजर करते हैं। उसके अलावा एनालॉजी दे सकता है कि अगर गोट जो है वो ब्लीड करती है, ये इसकी वॉइसेस है, और अगर लाइन है वो रोड करता है, दहाड़ता है। तो तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि एलिफेंट क्या करता है। तो ये आपने एनालॉजी देखनी होती है कि अगर ये इसकी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है, तो हमने देखना होगा इसके नीचे भी आवाज़ कोई ना कोई आवाज़ दी होगी एलिफेंट की, तो उससे मैच करके एनालॉजी के तौर पे हमने उसको आंसर करना होता है। ये होती है एनालॉजी। उसके अलावा होती है सीरीज़ कि अगर आपको वो सीरीज़ दे देता है कि अगर ये 2, 4, 8, 10 चल रही है तो इस सीरीज़ में यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने उसको कैलकुलेट करना कि अगर ये 2 देख लें, आप उसको एनालिसिस करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 है, ये 4 है, ये देखें तो 2 का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे 6 आएगा। तो इस तरह से सीरीज़ वो मिसिंग सीरीज़ दे देता है, आपने उसको फिल करना होता है।
उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग होती है, कुछ ना कुछ वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकली वो रैंडम करके दे देता है, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, आपने उसको उस कोड को डीकोड करना होता है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन और अर्थमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछ लेता है मैथमेटिक में। मैथमेटिकल पोर्शन ऐसे जो होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। लोगों को लगता है कि साइंस कवर हो जाती है क्योंकि वो रट्टे वाला सब्जेक्ट है, मैथ्स कवर नहीं होती, लेकिन मैथ्स सबसे ज़्यादा आसान है अगर आप उसको सही तरीके से करें। मैथ्स में ये होता है कि आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है पास पेपर्स की कुछ ना कुछ, और जो आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, अगर परसेंटेज है, रेशियो है, आपने पूरे मैथमेटिकल पोर्शन का एक पेज पे स्केच बनाना होता है। आपने सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने होते हैं कि अगर आपके पास परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपने उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना और आपने उसका आंसर करना। तो इस तरह पेपर से पहले आपने सिर्फ वो पेज जो होता है वो रिवाइज करना होता है और आपके पास पूरा मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है वो रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न किस तरह से होता है कि आपके पास, क्योंकि ये कंपल्सरी कोर्स है और ये 100 मार्क्स का होता है आपके पास, तो 100 मार्क्स में आपके पास एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। 20 मार्क्स का इसमें आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, वो अलग होते हैं, और उसके अलावा 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है, और ये 80 मार्क्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए इज टोटली अबाउट साइंस, जो आपके पास जनरल साइंस, ये 5 पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और सेक्शन बी इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल और एबिलिटी, तो इसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपने करने कितने होते हैं, दोनों सेक्शन से आपने 2-2 सवाल करने होते हैं, टोटल आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 इस वाले पोर्शन से और 2 इस वाले से। तो इसमें तो आपके पास आसानी हो जाती है कि 5 सवाल है, आपने कोई से 2 करने हैं तो आप 3 स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जनरल साइंस का, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो बहुत लंबा होता है, तो आप इसमें से आप ये सारे पोर्शन कवर नहीं कर सकते, आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर सेक्शन ए है उसमें 5 सवाल पूछे हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होंगे, तो अगर एक क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स का, तो इसका मतलब है कि 5 नंबर के आपके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। 5 नंबर का आपने एक जो पार्ट है वो करना होता है, ठीक है। तो इसमें दूसरे सब्जेक्ट से के मुकाबले में आपको ये एक एज मिल जाता है कि अगर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आपको वो पूरा क्वेश्चन स्किप करना पड़ता है। इसमें आपके पास थोड़ा सा एज ये होता है कि आपको अगर कोई पार्ट नहीं आता तो आप उसको एक को स्किप करें तो आपके ज़्यादा नंबर नहीं जाते, आपके सिर्फ 5 नंबर लूज़ होंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये एज मिल जाता है। अब ये 20 नंबर के इसमें से आपने कोई से 2 सवाल करने होते हैं, और सेक्शन बी में क्या होता है, इसमें से भी 2 सवाल करने होते हैं। इसके लिए आप क्या होगा कि मैथमेटिकल पोर्शन इतना लंबा नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे उस पूरे को ही अटैम्प्ट करें। सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपका आराम से ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पोर्शन से ही एक सवाल बन के आएगा या इस पोर्शन से एक सवाल बन के आएगा। आपके पास रैंडमली क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कोई भी मिला जुला के वो पार्ट्स बना के दे सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे जो मैथमेटिकल है उसको अटेम्प्ट करें। इसमें भी आपके पास 4 पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। और इसमें एक में आपसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, एक में रेशियो का, एक में प्रोपोर्शन का, इस तरह से। अब इसमें इसकी जो डिवीजन होती है ना, पहले ऐसा होता था कि जो आपके पास क्वेश्चन आता था, एक पूरा क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट आपके पास, इनमें से किसी एक पोर्शन से पूरे आते थे। 5 सवाल हैं तो वो हर पोर्शन से एक एक क्वेश्चन बना के दे जाता था। उसमें आपको ये आसानी होती थी कि आप कोई भी पोर्शन 2 पोर्शन कवर कर लें या 3 कर लें और बाकी 2 को स्किप कर दें, तो आप पेपर अटैम्प्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वो क्वेश्चन जो है वो मिक्स कर देता है। रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, रैंडम उनके जो पार्ट्स होते हैं, अगर 2 पार्ट हैं वो फिजिकल से दे रहा है तो 2 पार्ट आपको एनवायरमेंटल साइंस से दे देगा।
तो इस तरह से आपको क्या होता है कि आप कोई पोर्शन स्किप नहीं कर सकते। हाँ ये है कि इन पोर्शंस के अंदर जो फर्दर सब पॉइंट्स हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, वो आप पूरा कवर कर लें और एक दो पोर्शन जो आप छोड़ दें, क्योंकि एक पोर्शन से हमेशा एक पार्ट ही बन के आता है। अच्छा, अब इनमें से कुछ जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर फिजिकल साइंस है तो मोस्टली जैसे मैंने बात की थी कि फिजिकल साइंस से पूरे 2 क्वेश्चन या 2.5 क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अगर देखें तो फिजिकल साइंस से जब भी वो पूछेगा तो पूरी फिजिकल साइंस का ही पार्ट्स देगा। जैसे अगर पेपर में फिजिकल साइंस का स्पेशली जो हैजर्ड्स वाला पोर्शन है, हैजर्ड से कभी कभार ये होता है कि वो चारों पार्ट ही हैजर्ड से दे देगा। एक में आपसे साइक्लोन पूछ लेगा, एक में अर्थक्वेक, एक में फ्लड्स, एक में टॉर्नेडोज। तो इससे क्या होता है कि आपकी फिजिकल साइंस का हैजर्ड पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर वो क्वेश्चन देगा भी सही तो फिजिकल साइंस का पूरा क्वेश्चन बना के देता है वो, इसलिए हम फिजिकल साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी मोस्टली यही होता है कि वो आपसे पूरा क्वेश्चन चारों पार्ट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दे देता है। सिमिलरली फूड साइंस होता है और इनसे हमेशा एक लाजमी सवाल भी बन के आता है, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं कि हम इसमें ये करेंगे, सिलेक्टिव स्टडी किस में करेंगे, जो इनके सब पॉइंट्स होंगे। जैसे मैंने कहा अगर बायोलॉजिकल साइंस में से आप फिजियोलॉजी का जो पार्ट है वो छोड़ सकते हैं अगर आपको बायो मुश्किल लगती है। तो अगर आप छोड़ भी देंगे उससे ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता, आएगा भी सही तो एक पार्ट आएगा और आपके पास 5 सवाल है। इतना ज़्यादा आपके पास मतलब आपके पास ऑप्शन होंगे कि 5 सवाल में से आपने कोई से 2 करने, तो आप इनमें से काफ़ी पोर्शन जो है वो स्किप कर सकते हैं, सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है अटेम्प्ट कैसे करना आपने क्वेश्चन। इससे पहले कि आप लोग कोई असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे या फिर टेस्ट हो तो उससे पहले आपको ये लेक्चर सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताना है। इसमें आपने 7-7 पेजेस 8-8 पेजेस नहीं लिखने। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि उसमें पूरे क्वेश्चन जो आपके पास आप बहुत टाइम ले जाते हैं कि हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। इस तरह से नहीं होगा। आपने क्योंकि जो नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जब साइंस में हमेशा जो बात पूछी जाए आपने टू द पॉइंट वही बात बतानी है। ठीक है, पैट आंसर करना, आपसे जो पूछा जाएगा आपने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बतानी, आपने इसमें इंट्रोडक्शन नहीं देना, कंक्लूजन नहीं देना, अपनी कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देना। आपसे जो पूछा जाए आपने एग्जैक्ट वो बात बता देनी है विद मैक्सिमम। इस पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसमें मैक्सिमम डायग्राम्स बनानी है, ग्राफ्स, चार्ट्स जिसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा आपने इसमें साइकिल्स और सबसे ज़्यादा हेडिंग्स। ये पेपर ऐसा है कि ये पेपर में वो आपकी देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से पेपर की। इस पेपर को आपने जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आपके पास पेजेस कम होंगे तो आपने उसको इन्फोग्राफिक्स में ज़्यादा बताना है। अगर आपसे सपोज वो कोई चीज़ पूछ भी रहा है, अगर वाटर साइकिल आपसे पूछा सपोज करें, तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसमें वाटर साइकिल की पूरी डायग्राम बनानी है। आपने उसमें साइकिल बनाना है इस तरह से कुछ कि ये साइकिल इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे क्या स्टेप्स आते हैं, यहाँ पे क्या स्टेप्स, यहाँ पे क्या स्टेप्स। उसके बाद इन स्टेप्स को आपने पूरा एक्सप्लेन पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं करना, आपने बताना है एवेपोरेशन क्या होती है, इस तरह से बना के इसमें एवेपोरेशन 2 लाइंस में बता दी। उसके बाद ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन बता दी 2 लाइंस में। सिर्फ एग्जैक्ट बातें आपने लिखनी है जो चीज़ आपसे पूछी गई है। अब आपसे अगर वो पूछे कि एटमॉस्फेयर की लेयर कितनी है, मैं से पहले कोई एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपसे एटमॉस्फेयर की लेयर पूछे, अब आप उसमें एटमॉस्फेयर की बाकी बातें बता दें, उसकी इंपॉर्टेंस बता दें, एग्जांपल बता दें, तो वो आपको नंबर नहीं देगा। आपसे उसने लेयर्स की बात की, आपने एग्जैक्ट उसको लेयर्स के बारे में बताना है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि एटमॉस्फेयर जिसके बारे में पूछो उसकी सिर्फ डेफिनेशन आप ऐड कर देंगे कि एक्चुअली एटमॉस्फेयर है क्या, उसके बाद डायरेक्ट उसकी लेयर्स पे आएंगे आप, और कोई बातें नहीं करेंगे, ना ही ऐड करेंगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो आपका एक पार्ट होगा 5 नंबर का, वो आपने 2 पेजेस पे लिखना है। 5 नंबर का जो आपके पास एक पार्ट आएगा वो आपने 2 पेजेस पे लिखना है मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा मैक्सिमम हेडिंग के साथ लिखना है। और एक और चीज़ अटैम्प्ट करने की कि आपने हमेशा 3 पेन यूज़ करने हैं अपने पेपर में। ठीक है, आपको अलाउ भी सिर्फ 2 कलर के पेन होते हैं, तो आपने 3 आप यूज़ कर सकते हैं। एक आप रखेंगे ब्लू मार्कर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हेडिंग्स के लिए।
उसके बाद होगा आपके पास ब्लू मार्कर। उसके बाद है ब्लू पेन। इस पेन में आपके पास फाउंटेन पेन भी हो सकता है और बॉल पेन भी हो सकता है, जिससे आप इजीली लिख सकें या जिससे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो, आप उसके मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। दूसरा होगा ब्लू पेन, जो आपने बाकी चीज़ों के लिए, जैसे इवेपोरेशन है, इसकी हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से ली है, तो आगे जो लिखना है वो आपने ब्लू पेन से लिखना है, ताकि उसको पता हो कि ये डिफ्रेंशिएट है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। उसके बाद लास्ट आपने रखना है एक ब्लैक कलर का। आप पॉइंटर भी रख सकते हैं, बॉल पेन भी रख सकते हैं, या फिर कोई मार्कर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होगा फॉर एग्जांपल्स। दरमियान में कोई आपने फैक्ट्स एंड फिगर डालना है उसके लिए, या फिर कोई और, जैसे अगर ये डायग्राम तो इसमें 3 कलर्स से यूज़ करके आप पूरी डायग्राम बना सकते हैं कि बीच का जो ये साइकिल है या मार्कर से बना दें, साइड पे जो लिखना है वो आपने ब्लैक से लिख दिया। इससे क्या होगा कि एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी पेपर की, और उसको पता होगा कि इसके बाद जो अगली चीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर इसकी मैं और एग्जांपल दूं तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा रॉक्स का या मिनरल्स का। अब रॉक्स में हम अगर लिखेंगे कि कितने टाइप्स होती हैं रॉक्स की, उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये आपने सपोज लिख दिया, जैसे मेरे पास अगर 3 पेन है, मैं आपको उससे बता दूं कि ये होगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये आपने लिख दिया ब्लू मार्कर से, जो आपकी मेन हेडिंग होती है वो आपने ब्लू मार्कर से लिखनी होती है। ठीक है, ये आपने उससे लिख दिया। उसके बाद ब्लू पेन से आपने, जो ब्लू पेन होगा सिंपल, उससे आपने लिखनी है इसकी एक्सप्लेनेशन कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या हैं और ये किस तरह से बनती हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब इसकी एग्जांपल्स आएंगी ना, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है ब्लैक पेन। इसमें आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर डोलो स्टोन है, मार्बल है, जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी, ये इसकी एग्जांपल। अब जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना, तो उसको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आपने तीनों चीज़ों को एक हेडिंग की होगी, ये एक्सप्लेनेशन होगी, और उसके बाद जो कलर आएगा वो उसके जो होगा वो एग्जाम्पल का होगा। तो उसको क्या होगा कि दरमियान में उसको पूरी चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसे पता होगा कि इसमें इसने ब्लैक पेन से एग्जाम्पल दी हुई है, मैं एग्जाम्पल पढ़ लूँगा। अब इसने एक्सप्लेनेशन दिया ये। जब आप एक ही पेन से पूरा पेपर करते हैं ना, तो वो बहुत मोनोटोनस लगता है कि आपका जो पूरा पेपर है वो एक ही रंग का है। उसको नहीं पता कि आप इसमें कहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, कहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। पेपर में एक आपने हाईलाइट कुछ नहीं करना कि अगर ये कोई चीज़ आपने लिखी है तो उसको प्रोमिनेंट करने के लिए आप नीचे मार्कर से लाइन लगा दें, ये आपने नहीं करना। आपने कोई हेडिंग है तो उसके इर्द गिर्द ये डब्बा बनाना, ये नहीं करना। आपने सिंपल अपने मार्कर्स के कलर से ही अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको प्रोमिनेंट करना है, अपनी जो चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो प्रोमिनेंट करनी है। तो इस तरह से पेपर आपने सॉल्व करना, और 2 पेजेस से ज़्यादा एक पार्ट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मोस्टली आप जो होता है वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात की, जो एक क्वेश्चन होगा वो आपने 30 से 35 मिनट्स के अंदर करना है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा। आपने 4 सवाल करने हैं। मैथमेटिकल पोर्शन फिर भी थोड़ा सा आसानी से जल्दी हो जाता है, उसमें आपको 2 पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने अपना क्वेश्चन जो उस पर पूछा गया होगा, जो कैलकुलेशन होगी, वो उस तरह से पूरे पेज पर कर देनी है। 1 पेज भी उसके लिए काफ़ी होता है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन जो पूरा पेपर अगर आपने 4 सवाल करने हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचने, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी टाइम लगता है। उसके अलावा आपने हेडिंग्स वगैरह देनी होती है, पेन चेंज करने होते हैं, डायग्राम स्पेशली बनानी होती है, उसमें टाइम लग जाता है। तो आपने अपनी टाइम लिमिट रखनी है कि मैंने 30 से 35 मिनट के अंदर अपना एक सवाल जो है वो कवर करना है। उसमें आप डिसाइड कर लें कि एक पार्ट को आपने 5 से 10 मिनट देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, और 5 से 10 मिनट में आपके 2 पेजेस आराम से हो जाते हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी जो डायग्राम्स हो, इनकी जो हेडिंग्स है वो आपने नीट लिखनी है, क्योंकि दिस पेपर इज़ मोस्टली अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से, आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह से किया। तो अगर इस तरह से आप करें, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं होती कि आपने कॉन्सेप्ट याद करने हैं, अपना कोई जो है वो एनालिसिस देना है, आपने अपनी कोई राय देनी, कोई सोल्यूशन देना है कि आपको ज़्यादा सोचना पड़े। ये एग्जैक्ट बातें होती है जो आप वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही याद करते हैं, वैसे ही पेपर में उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए जनरल साइंस जो होता है वो आपके पास जो होता है वो स्कोरिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी चीज़ में भी ज़्यादा नंबर दे देता है। जितना आप अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे उतनी ज़्यादा ये आपको नंबर देगा। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों ने आपको हेल्प किया होगा। अब इसके बाद जब हम मूव करेंगे वो हम करेंगे सिलेबस के ऊपर डायरेक्ट, बाय स्टार्टिंग विद द पोर्शंस के, किस तरह से साइंसेस के पोर्शन डिवाइड किए गए। थैंक यू।